अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, रिजवान से यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो अफगानिस्तान सीरीज में फोर्थ पार्ट है, चौथी वीडियो है और इस वीडियो के 3 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम अफगानिस्तान के अंदर जो करंट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर हम उसके पॉसिबल फॉल आउट्स क्या हो सकते हैं, किस तरीके से वो किन किन पैरामीटर्स में या किन किन जगहों पे वो मसाइल क्रिएट कर सकता है अलमिया, उस पे बात करेंगे। और थर्ड वीडियो में इसके हम पेश रफ्त पे या इसके वे फॉरवर्ड पे बात करेंगे कि किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले एक जनरल ओवरव्यू ले लिया जाए कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस किस हद तक पहुंचा हुआ है। हमने देखा कि इस साल अगस्त के अंदर जब अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई और वहां से जो फॉरेन फंडिंग थी या जो फॉरेन मिलिट्री थी वो वहां से विड्रॉ कर गई, वहां से चली गई। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि अफगानिस्तान बजट डेफिसिट में जा रहा है अंडर तालिबान गवर्नमेंट, क्योंकि तालिबान से पहले अशरफ गनी गवर्नमेंट और उनकी से पहले जो लोग थे करजई गवर्नमेंट, तो उनका 75 to 80% बजट फॉरेन एड के थ्रू आ रहा होता था। अब वो कट हो चुका है। नंबर टू, इसी तरीके से अमेरिका ने अफगानिस्तान के जो 9.5 बिलियन डॉलर्स फॉरेन रिजर्व्स में उनके सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स थे, तकरीबन 9.5 बिलियन डॉलर के, उन्हें फ्रीज कर दिया है। और उसने फिर प्रेशराइज किया आईएमएफ को और वर्ल्ड बैंक को, और उन्होंने भी उनकी जो इमरजेंसी फंडिंग थी, जो 460 बिलियन डॉलर की वो भी आईएमएफ ने अब बंद कर दिया है और वर्ल्ड बैंक ने भी उनकी फंडिंग को बंद कर दिया है। इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन ने जो 1.4 बिलियन डॉलर, 1.4 बिलियन डॉलर डेवलपमेंट फंड अफगानिस्तान के लिए जारी करना था, उन्होंने वो भी अब कट कर दिया है। अगर हम अभी की बात करें तो हमारे सामने जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिसमें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट है, उसके अंदर यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अपनी एक रीसेंट रिपोर्ट में ये कहा है कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर हर 3 में से 1% मतलब 1/3 अफगानिस्तान जो है वो फूड स्कार्सिटी का शिकार हो चुका है ऑलरेडी, जबकि अब तालिबान गवर्नमेंट को आए हुए सिर्फ 2 महीने ही गुजरे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि 14 मिलियन तकरीबन अफगानी जो हैं वो इस वक्त मदद की ज़रूरत में है। उनको मदद इमरजेंसी की मुहैया करनी ज़रूरी है, और वो मदद फूड की सूरत में भी है, वो मदद मेडिकल सर्विसेज की सूरत में भी है, वो एजुकेशन की सूरत में भी है, और बाकी बेसिक वाटर भी है और बाकी सर्विसेज की सूरत में भी मौजूद है। और इसके साथ साथ जो बाकी चैलेंजेस अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट को दरपेश हैं, उसमें डेफिनेटली इंटरनेशनल प्रेशर भी है और बाकी मामला भी हैं, जिसमें वुमेन रिप्रेजेंटेशन और स्पेशली उनके साथ जो यूथ है उनकी, वो यूथ बल्ज जो बहुत ज़्यादा है, वो करंट सिनारियो को मज़ीद ख़राब कर रहा है। ये है अफगानिस्तान की इस वक्त करंट सिनारियो कि किस तरीके से वो कौन सा अलमिया जन्म ले रहा है, जिनमें हमने देखा कि फूड का इशू है, हेल्थ का इशू है, एजुकेशन का इशू है, वुमेन का इशू आ चुका है उनके पास बजट डेफिसिट हो रहे हैं वो लोग, उनके पास फंडिंग नहीं है, डेवलपमेंट के लिए फंड नहीं है, और इसके साथ साथ टेररिज्म भी वहाँ पे फैल रहा है। तो अब इस सारे सिनारियो के अंदर अगर इस आउटकम को ये कवर नहीं कर पाते तो क्या पॉसिबल आउटकम्स उनमें से निकल के आ सकते हैं, इन चैलेंजेस के बाद कौन से आउटकम्स आ सकते हैं। अब उसकी तरफ आ जाते हैं, जो कि हमारा सेकंड पार्ट था। सबसे पहले तो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, जिनको आईडीपीज कहा जाता है, वो अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि यूनाइटेड नेशंस की ही रिपोर्ट है, 2021 के अंदर अब तक सिर्फ 5,60,000 अफगानी जो हैं वो इंटरनली डिस्प्लेस हो चुके हैं, और उनमें तकरीबन 1.5 लाख सिर्फ काबुल से डिस्प्लेस हुए हैं। क्योंकि जब तालिबान आए तो उनको खतरा हो गया कि शायद तालिबान आके उनके ऊपर काउंटर करेंगे, तो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे जाके फैलना शुरू कर दिया। कोई यूरोप की राह लेने लगा, कोई सेंट्रल एशियन स्टेट्स की राह लेने लगा, कोई पाकिस्तान और ईरान और जो बॉर्डर कंट्रीज हैं वहां पे जाने लगे। तो डिस्प्लेस्ड पीपल जो हैं, जो कि अंदरून अफगानिस्तान में ही बेयारो मददगार, बे मुल्क बदर जिन्हें कहें, हो चुके हैं, तो वो एक चैलेंज है इनके लिए, जो कि बाद में उनके लिए बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर सकता है। इस वक्त एक और बड़ा चैलेंज इन्फ्लेशन का है, महंगाई का है। पिछले कुछ हफ्तों में यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक सब्जियां और जो वेजिटेबल्स और बाकी ग्रोसरी आइटम्स हैं उनकी कीमतें 50% बढ़ चुकी हैं, फ्यूल की कीमतें 75% बढ़ चुकी हैं अफगानिस्तान के अंदर। और ये डेफिनेटली एक और क्राइसिस है
सोशल लेवल पे जो जन्म ले रहा है। इसके साथ-साथ वायलेंस बहुत ज़्यादा हो चुका है वहाँ पे, क्योंकि अगर इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल हैं और महँगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जैसे अगर पाकिस्तान के अंदर महँगाई बहुत ज़्यादा है, तो लोग बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो सोसाइटल जो वायलेंस है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे भी, तो यही सूरत-ए-हाल वहाँ पे है। ये क्राइसिस भी है और इसके साथ-साथ फूड इनसिक्योरिटी अ वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जैसे मैंने आपको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अभी रेफरेंसेस दिए कि हर 3 में से 1 अफ़गानी फूड स्कार्स है। इसी तरीके से यूएन की रिपोर्ट रिसेंट ये भी कहती है कि अफ़गानिस्तान इस वक़्त फूड इनसिक्योरिटी में के टॉप की तरफ जा रहा है कि फूड इनसिक्योर होने वाले हैं ये लोग बहुत ही जल्द। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस है सोसाइटल लेवल पे जो अफ़गानिस्तान में इस वक़्त जन्म ले रहा है। इसके साथ-साथ जो नेक्स्ट क्राइसिस अफ़गानिस्तान को दरपेश है वो पॉवर्टी का है। एक इंटरनेशनल वॉचडॉग एक ग्रुप है जिसका नाम है क्राइसिस ग्रुप। क्राइसिस ग्रुप की अगर आप रिपोर्ट पढ़ें ऑन अफ़गानिस्तान, जो कि वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जन्म ले रहा है, तो वो ये कहता है कि पिछले साल के मुकाबले में जो पॉवर्टी 38% थी, इस वक़्त वो पॉवर्टी 47% पे आ चुकी है। तो पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अवाम के अंदर गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज है और एक सोसाइटल लेवल पे क्राइसिस है। देखते हैं कि तालिबान इसको किस तरीके से कवर करते हैं। और इसके बाद जो मज़ीद चैलेंजेज़ हैं जो एक क्राइसिस में डेवलप हो सकते हैं, वो स्मगलिंग है अफ़गानिस्तान से ईरान और पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स और चाइना, तो ये तमाम कंट्रीज़ के अंदर स्मगलिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके साथ-साथ ओपियम प्रोडक्शन अफ़गानिस्तान के अंदर मोस्टली जो अंडर तालिबान रिजीम इससे पहले अब अशरफ गनी गवर्नमेंट के टाइम पे जिन इलाकों में तालिबान रूल कर रहे थे, तो ज़्यादातर ओपियम प्रोड्यूस हो रही होती थी और उनका रेवेन्यू ज़्यादातर उसी के थ्रू आ रहा होता था। तो अब ये देखना है कि क्या तालिबान अपनी इस प्रोडक्शन को उसी के थ्रू जारी रखेंगे या इसके लिए वो लेजिटिमेट तरीके से, लीगल तरीके से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को फ़रोग़ देते हैं। तो ये भी एक क्राइसिस है। अगर ओपीएम जनरेशन ज़्यादा हो जाती है, खुदा ना ख़ास्ता इस सारे सिनेरियो के अंदर तो डेफ़िनेटली यूथ को वो अफ़ेक्ट करेगी। सारे लोग उसको फिर यूटिलाइज़ करने में, बेचने में लग जाएँगे। तो वो एक तरह का ओपीएम हब जो कि ऑलरेडी है, वो ग्रो हो जाएगा। तो एक और बहुत बड़ा क्राइसिस उसमें आ सकता है। इसके साथ-साथ जब हम यूथ की बात करते हैं, तो अफ़गानिस्तान में भी यूथ बल्ज बहुत ज़्यादा है। अफ़गानिस्तान जैसे हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे अगर 65% पीपल हमारी पॉपुलेशन बिलो 35 इयर्स ऑफ एज है, तो अफ़गानिस्तान की तकरीबन 63% आबादी अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड उनकी रिपोर्ट में बता रहा हूँ। अफ़गानिस्तान में 63% आबादी 25 साल से कम उम्र है। अब ये आप ये बात ज़हन में रखिए कि ये वो पॉपुलेशन है जिसके पास कोई स्किल नहीं है, ये वो पॉपुलेशन है जिसके पास एजुकेशन नहीं है, ये वो पॉपुलेशन है जिसके पास एक टैग लगा हुआ है कि ये वॉर टॉर्न कंट्रीज़ से और अफ़गानिस्तान से बिलॉन्ग करते हैं, तो दुनिया इनको ओन भी नहीं कर रही। और इनके पास वो इन्होंने बस वायलेंस देखा है और चांस है कि ये स्लिप हो के टेररिस्ट्स और जो दूसरे इस तरीके के स्पॉयलर्स होते हैं उनके हत्थे चढ़ सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इस बात की कि अफ़गानिस्तान में जो नया जनरेट हो। इसके बाद अ, जब आप इस सारे सिनेरियो की बात करें कि रेफ्यूजी इन्फ्लक्स भी है और आबादी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है उनकी और बाकी भी मामलात हैं, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि अब ये क्राइसिस सारा जनरेट होते-होते जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स हैं जिसमें पाकिस्तान है, ईरान है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, उनके ऊपर ये प्रेशर डालेगा कि शायद रेफ्यूजी इन्फ्लक्स जो है वो वहाँ पे ज़्यादा आने लग जाए। जिन्हें पनाह-गज़ीन कहा जाए कि वो ज़्यादा आने लगेंगे, तो वो डेफ़िनेटली ये चीज़ फिर बॉर्डर के अंदर हमारे ममालिक पाकिस्तान भी उसमें उसका हिस्सा है, तो उन पे प्रेशर डेवलप करेगी। तो ये भी इसका एक पॉइंट हो सकता है और उसके बाद अगर पाकिस्तान जैसे पहले कह चुका है हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम मज़ीद रेफ्यूजी नहीं ले सकते। ईरान ने हमने डिस्कस कर लिया था कि अपने बॉर्डर एरियाज़ के अंदर उन्होंने कैंप्स बना लिए हैं, लेकिन वो रेफ्यूजी मज़ीद नहीं लेंगे। इसी तरीके से सेंट्रल एशियन स्टेट्स ने भी कह दिया था कि वो नहीं लेंगे मज़ीद रेफ्यूजीज़। उनकी डिटेल के लिए आप पिछली वीडियोज़ को डिस्कस देख सकते हैं उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस्ड हैं। तो अगर ये सारा सिनेरियो होता है और लोग वहाँ से नहीं निकल पाते, तो पॉसिबिलिटी है कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिनमें दाइश है
اور باقی اینٹی طالبان جو گروپس ہیں وہ ان کے ہتھیں چڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر داعش کی ہسٹری دیکھیں تو شام کے اندر سیریا میں انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا پیسوں کا لالچ دے کے، مانیٹری بینیفٹس دے کے. اور اگر یہ سیناریو ہوتا ہے جب افغانستان کے اندر پاورٹی بہت زیادہ ہو چکی ہے، انفلیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے، لوگ انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہیں اور جو بارڈر کے کنٹریز ہیں ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، تو پاسبلٹی ہے کہ وہ ان کے ہاتھوں ابیوز ہو سکتے ہیں. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ہمیں ایک دوسرے چیلنج کی طرف لے کے جائے گا جو کہ سول وار ہوگی افغانستان کے اندر. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی افغانستان میں ہمیں نئی طریقے کی ایک سول وار دیکھنے کو ملے گی جو کہ ٹیررسٹ گروپس اور طالبان کے درمیان میں جنریٹ ہوگی اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے. اور پھر اس سارے سیناریو کے اندر تیسری اور آخری جو ہماری ایک آؤٹ کم پاسبل آؤٹ کم ہے اس سول وار کے سیناریو میں، وہ سپوائلرز کا رول ہے. جیسے انڈیا ہمیشہ سے ایک سپوائلر کا کردار ادا کرتا آیا ہے طالبان کے اقتدار کو ختم کرنے کے حوالے سے، اور اس پیس پروسیس جو کہ ابھی ختم ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی. تو اس کو پھر ایک جگہ ایک فیلڈ مل جائے گی اپنی ایکٹیویٹیز کے لیے، اور وہ اس رجیم کو ٹاپل ڈاؤن کرنے کے لیے ہر ایک کوشش کرے گا. تو یہ ہم نے چند پاسبل آؤٹ کمز ہیں جو اس ہیومینیٹیرین کرائسس کی وجہ سے جنریٹ ہو سکتے ہیں افغانستان کے اندر. تو اب ہم یہ ڈسکس کر لیں کہ کیا پاسبل آؤٹ کمز ہو سکتے ہیں. ہر پرابلم کا کوئی نہ کوئی پاسبل سولوشن ضرور ہوتا ہے اگر اس کو سالو کرنا ہو تو اس سارے سیناریو میں سب سے پہلی ریکمنڈیشنز یا پاسبل سولوشنز یا وے فارورڈ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ طالبان سب سے پہلے خود سے اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اس کے لیے طالبان کو یہ کرنا ہوگا کہ انہوں نے جو پرومسز کیے تھے کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی، تمام نیشنلٹیز یا تمام ایتھنک مائنورٹیز کو شیئر دیا جائے گا، تمام خواتین کو شیئر دیا جائے گا، تو طالبان اپنا وہ پرومس پورا کریں. نمبر 1 تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا کانفیڈنس ان پہ بلڈ اپ ہو. نمبر 2 طالبان اقتدار میں آنے سے پہلے جن علاقوں میں رول کر رہے تھے ان کی کچھ بزنس میگنیٹس تھے، بزنس اور آئی ٹی کی انڈسٹریز اور کمپنیز جو تھی ان کے ساتھ ابھی ریسنٹلی میٹنگ ہوئی ہے. اور کرائسس گروپ نے رپورٹ کیا ہے اس بات کو کہ ان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کے ساتھ اور بزنس کمپنیز کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے وہ بہت پروڈکٹیو رہی ہے طالبان کی، اور انہوں نے کافی باتوں پہ ایگری کیا ہے. تو طالبان کے پاس ایک چانس ہے کہ وہ انٹرنلی اپنے آپ کو گرو کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. تو طالبان کو تو سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا. اس کے بعد رول آ جاتا ہے ہمارے پاس ریجنل کنٹریز کا. پاکستان، رشیا، چائنا، امریکہ، انہوں نے ریسنٹلی ایک ایکسٹینڈڈ ٹروئکا میٹنگ کی ہے اسلام آباد کے اندر، اور اس میں جو طالبان گورنمنٹ کے فارن منسٹر ہیں ان کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا، وہ بھی آ چکے تھے اور انہوں نے بھی ڈسکس کیا. تو ریجنل پاورز جن میں پاکستان ہے، ایران ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، اور جو کچھ سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، ان کو مل کے طالبان گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا ہوگا ہیومینیٹیرین بیسس پہ، اس طریقے سے کہ وہ سینکشن لسٹ میں اپنے آپ کو ہائی لائٹ بھی نہ کریں اور ہیومینیٹیرین وے میں وہ اپنے آپ کو مزید آگے بڑھ چڑھ کے ان کی ہیلپ کریں. اس کے ساتھ ہی اگلا کام ہمارا چائنا اور رشیا کر سکتے ہیں. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں چائنا، رشیا اگر ریزولوشنز پاس کرواتے ہیں یا اس طریقے کی ریزولوشنز کو اپوز کرتے ہیں جو مزید سینکشن لگا رہی ہیں طالبان گورنمنٹ پہ، تو پاسبلٹی ہے کہ یہ بھی طالبان گورنمنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ حد تک یا اگر ہم اسپیسیفکلی کہیں تو جو افغان لوگ ہیں ان کے لیے بینیفیشل ہو سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل ایڈ کمیونٹیز جو ہیں وہ افغانستان کے لوگوں کی مدد کے لیے پھر ایزیلی کام کر سکیں گے. یہ کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد امریکہ اس کے اندر یہ کر سکتا ہے، obviously وہ ایک سپر پاور ہے، ورلڈ پاور ہے، وہ یہ کر سکتا ہے کہ ہیومینیٹیرین بیس پہ طالبان کے سینکشنز کو کسی حد تک ختم کر دے. ہمیں اس کی اگزامپل بھی ملتی ہے ابھی اسی سال 2021 کے سٹارٹ میں یمن کے اندر جو کہ ہیومینیٹیرین کرائسس انسانی المیہ ایک جنم لے رہا تھا، ایک چکا تھا وہ انفیکٹ. تو یونائٹڈ اسٹیٹس نے جو حوثی باغی تھے ان کو بلیک لسٹ سے نکال دیا تھا، جس کے بعد جو انٹرنیشنل ایڈ تھا، جو انٹرنیشنل امداد تھی ہیومینیٹیرین بیسس کی، وہ یمن کے لوگوں تک پہنچی. تو امریکہ یہ یہاں پہ بھی فالو کر سکتا ہے کہ طالبان کے ساتھ جو ان کی سینکشنز ہیں
وہ کسی حد تک ویو کر دے تاکہ لوگوں کو ایٹ لیسٹ وہاں پہ سروسز پرووائڈ ہوں. اس کے ساتھ ساتھ یورپین یونین بھی یہی چیز فالو کر سکتا ہے اور وہاں پہ لوگوں کی مدد کے لیے جا سکتا ہے. اور اس کے بعد ایک اور کام جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوٹس کر سکتے ہیں، فرسٹ آف آل تو آئی ایم ایف کو ایمرجنسی $460 ملین کا جو فنڈ ہے افغانستان کا، اسے فوراً ایشو کرنا چاہیے. نمبر 2، ورلڈ بینک کو وہاں پہ ریکنسٹرکشن کے حوالے سے کام کرنا چاہیے، اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ افغانستان کے اندر اگر اس انسانی المیہ کو فوراً ختم نہ کیا گیا تو یہ بہت بڑا ہو سکتا ہے، اور اس کا فال آؤٹ پورے ریجن پہ آئے گا، صرف افغانستان پہ نہیں آئے گا. تو یہ ابھی تک افغانستان کا سیناریو ہے. اس کو مزید بھی ہم انشاءاللہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے جیسے جیسے یہ انفولڈ ہوتا رہے گا. اس کے بارے میں پلیز ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس میں اگر ریکمنڈیشنز ہوں اور کوئی آپ کو ٹاپک اسپیسیفکلی جس کے بارے میں جاننا ہو تو وہ بھی ہمیں پلیز بتائیے. اور تب تک کے لیے تھینک یو، اللہ حافظ.